नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आर्यन। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में भी, कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों के लिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं नजर। जयपुर में आज से शुरू होगा पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में लिया हिस्सा। सेना, नौसेना और वायुसेना की तीनों विंगों के निर्मित एनसीसी कैडेट्स के एक दल ने उपराष्ट्रपति को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल दौरे पर। सोलन में रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। पार्टी की कोर समूह की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। पश्चिम बंगाल में फिर उड़ी कानून व्यवस्था की धज्जियां। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुआ हमला, कई पत्रकार भी जख्मी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची थी ईडी की टीम। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकवादी जावेद अहमद मट्टू को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। आतंकी जावेद पर 10 लाख रुपए का था इनाम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू में भारत की अनुदान सहायता से निर्मित पुनर्निर्माण परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इससे पहले पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए शीतकालीन छुट्टियां 2 दिन और बढ़ाई गईं। श्रीनगर में तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे पहुंचा। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। आज से गुलाबी नगरी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गुलाबी नगर जयपुर दुल्हन की तरह तैयार है। प्रधानमंत्री जयपुर आगमन पर सबसे पहले प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां वे भाजपा विधायकों और प्रदेश संगठन की बैठक लेंगे। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 से संपूर्ण देश में वार्षिक पुलिस महानिदेशक सम्मेलन के आयोजन को प्रोत्साहित किया है। हर वर्ष ये सम्मेलन अलग अलग स्थान पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ये जयपुर में होने जा रहा है। आयोजन के चलते जयपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। और नजर डालते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। खबर पश्चिम बंगाल से। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को राशन घोटाले के सिलसिले में उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में छापेमारी करनी थी, लेकिन जब टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक के बल पहुंचे तो उन्हें करीब 100 से 200 स्थानीय लोगों ने घेर लिया। भीड़ ने ईडी और केंद्रीय बल की गाड़ियों पर हमला कर दिया। मौके से अधिकारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। घायल ईडी अधिकारियों को पहले साल्ट लेक स्थित ईडी कार्यालय ले जाया गया, जहां से साल्ट लेक स्थित एक नर्सिंग होम में उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया। गौरतलब है कि राशन घोटाले के सिलसिले में ईडी पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले की निंदा की है। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा है कि भयावह, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों पर बेरहमी से हमला। उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी की गई।
मुझे संदेह है कि देश विरोधी हमलावरों में रोहिंग्या भी मौजूद है। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं कि इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लें और इस अराजकता को कुचलने के लिए उचित कार्रवाई करें। एनआईए को भी मामले की जांच करनी चाहिए। ईडी की टीम पर हुए हमले पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख सुकांत मजूमदार ने राज्य में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और अराजकता पर कहा है कि ईडी पर हमला ये दिखाता है कि रोहिंग्या राज्य में कानून व्यवस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। भाजपा के नेता राहुल सिन्हा ने भी हमले की निंदा करते हुए राज्य सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। और बांग्लादेश से गैर कानूनी सामान लाना भेजना, ये सारे काम का नायक ये शाहजहां शेख है। उनका घर में जब रेड करने गए, जिस ढंग से ईडी का लोगों के ऊपर अटैक हुआ, गाड़ी तोड़फोड़ किया, ये पूरा साजिश है। कारण इनका सारे जो मस्तान है वो लोगों ने काम किया, कोई जनता नहीं किया। जनता चाहते हैं वो हिरासत में चला जाए, उनके कारण जनता भयभीत है, दुखी है। इसीलिए जो घटना हुआ, इस घटना को हम लोग निंदा करते हैं और तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और राज्य सरकार से भी हमारा निवेदन है, जो जैसा घटना हुआ हो टीएमसी लीडर, फिर भी राज्य सरकार भी इस हमला का खिलाफ जो हमला किया फोटो देख के सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और भाजपा ने पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले के कड़े शब्दों में निंदा की है। बंगाल में कानून का राज नहीं है। जो सेंट्रल एजेंसी भी वहां जाती है उसके ऊपर भी हमला होता है। ईडी पे हमला हो गया। पहले एक बार फौज के ऊपर भी ममता जी ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया था जब वो ड्रिल हो रही थी। तो बंगाल में ममता जी को ये लगता है कि बंगाल में एक अलग राज है जहां वो जो चाहेंगी वही होगा। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अपने आप में आज पश्चिम बंगाल से उत्तर 24 परगना जिले से ये बड़ी खबर आई, क्योंकि ईडी की टीम राशन घोटाले को लेकर वहां पर छापेमारी करने गई थी और वहां पर ईडी की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया है, जिसमें जो ईडी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो घायल हुए हैं। कई जो है मीडिया कर्मी भी वहां घायल हुए। इस बात की खबर भी निकल के सामने आ रही है। बीजेपी सीधे तौर पे कह रही है ये एक तरीके से राज्य में कानून व्यवस्था का एक सवाल है और रोहिंग्या भी इस प्रकार के हमले में शामिल है। इसकी जांच निश्चित तौर से एनआईए से करनी चाहिए। गृह मंत्री से जांच के लिए या कार्रवाई के लिए भी बीजेपी के माध्यम से अपील की गई है। स्थानीय जो तमाम लोग हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि आखिर किस प्रकार से एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है। हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है। नीरज, ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद अब किस प्रकार की अपडेट है? क्या कुछ रणनीति है कि आखिर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना होने पाए? और जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया वो लोग कौन थे, इसको लेकर कोई शुरुआती जानकारी? देखिए, बिल्कुल ईडी के ऊपर जिस तरीके से आरंद्र हमला किया गया है, अब ईडी का ये कहना है कि जो भी हमलावर हैं और जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है उसे करवाने के लिए जुटेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। आप देखें कि सीबीआई भी एक बार जब जांच करने के लिए ममता बनर्जी के आईपीएस ऑफिसर के पास पहुंची थी, तो किस तरीके से ममता बनर्जी ने सीबीआई के अधिकारियों को पुलिस से एक तरीके से पकड़वा दिया और बंधक बना लिया था। खुद आईपीएस अधिकारी के समर्थन में ममता बनर्जी वहां पर धरना प्रदर्शन भी करने लगी थी। तो इस तरह की अगर मानसिकता जो सत्ताधारी दल रहेगा अगर उसकी रहेगी, तो आप समझ सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो इसी मानसिकता को लेकर आगे चलते हैं। आप देखें कि राशन घोटाला एक बड़ा घोटाला है और ईडी काफी समय से इस घोटाले में जांच कर रही थी।
इनके जो करीबी जो नेता हैं इस घोटाले में पूरी तरीके से शामिल हैं। और ये बात निकलकर सामने आई थी कि राज्य सरकार से जो राशन जाता था, इनके मंत्री उस राशन में से एक हिस्सा निकालकर अपनी फर्जी कंपनियों में बेचकर उस पैसे को यूज कर रहे थे। उसी को लेकर ये ईडी कार्रवाई कर रही थी। और जब राशन गरीब लोगों के लिए जाता था, 30 से 40% उस राशन को कट कर लिया जाता था। तो इस तरह का एक बड़ा आरोप ममता बनर्जी सरकार के ऊपर लगा था। उसी की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है वो वहां पर कार्रवाई करने के लिए गई थी। लेकिन जिस तरीके से प्लानिंग के तहत उन पर हमला किया गया, ये शायद देश के इतिहास में इस तरह की जो घटना है वो शायद ही देखने को मिलेगी कि इस तरीके से जांच एजेंसी को अपने कार्य से रोका गया। अब जांच एजेंसी उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जिन लोगों ने हमला किया। उसमें रोहिंग्या भी हो सकते हैं, दूसरे जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है। तो निश्चित तौर पर अब ईडी अगले कदम की ओर बढ़ रही है और जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराएगी। नीरज, ये एक तरीके से लगभग एक फैक्ट है कि वहां स्थानीय स्तर पर ईडी को सहयोग नहीं मिलता रहा है। आज की घटना भी उस बात की गवाही दे रही है। लेकिन अब जब इस आज के वाक्य के बाद में इस पूरी घटना पे आगे बढ़ती नजर आएगी, ईडी अपनी कोशिश करती नजर आएगी, कार्रवाई करती नजर आएगी, तो फिर कैसे स्थानीय सहयोग मिलेगा? क्योंकि लोगों को आइडेंटिफाई करना हो, उनकी धरपकड़ करना हो, इसमें तो राज्य प्रशासन के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये बड़ा सवाल है और यही कारण है, आप देखें कि तमाम लोगों ने गृह मंत्रालय से भी अपील की है इस मामले में हस्तक्षेप करने की। गृह मंत्रालय भी निश्चित तौर पर इस स्थिति को देख रहा है क्योंकि करप्शन के ये मामले हैं और करप्शन के मामले अगर इस तरीके से जो जांच अधिकारी हैं उनकी जांच में अगर बाधा डालने की कोशिश कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी तो वो सही भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने करप्शन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा दिलाई जानी चाहिए। अब हो सकता है ये है कि जो भी ईडी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगी या जांच के लिए जाएगी तो हो सकता है कि अतिरिक्त जो बल है वो पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में हो सकता है कि उनके साथ रहे। अब गृह मंत्रालय भी देख रहा है कि इस तरह की स्थिति से किस तरीके से निपटा जा सके, क्योंकि राज्य स्तर पर किसी भी तरह का जो सहयोग है वो राज्य सरकार से नहीं मिल रहा है और जो पुलिस के अधिकारी है या पुलिस के जो लोग हैं वो भी जो टीम है उसको सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल एक अजीब सी स्थिति कहा जा सकता है बनी हुई है पश्चिम बंगाल में। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ इस बातचीत पर विस्तार से करने के लिए। हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी भी इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए कोलकाता से जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, अगर बात की जाए तो ये मामला अपने आप में एक अनोखा या पहली बार देखा जा रहा है जहां पे जांच एजेंसी के ऊपर इस प्रकार से जानलेवा हमला, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। अभी का अपडेट क्या है और किस प्रकार से स्थानीय प्रशासन या कहा जाए राज्य सरकार क्या कुछ हरकत में नजर आ रही है? देखिए, पहले तो एक बात बताऊं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, प्रदेश के होम मिनिस्टर, तृणमूल कांग्रेस की नेत्री, उनकी एक बाइट निकलने की करीब 1 महीना पहले की, जिसमें उन्होंने इस शेख शाहजहां को समाज सेवी बताई थी। समाज सेवी मतलब सोशल वर्कर। तो ये है वो सोशल वर्कर। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह की एक माने हुए, सुलझे हुए जो क्रिमिनल को अगर किसी होम मिनिस्टर ने, किसी चीफ मिनिस्टर ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हाई कमांड ने सोशल वर्कर के नाम से समाज के सामने उसका परिचय रखती है, तो उसके बाद क्या हो सकता है? इस तरह की स्थिति में पुलिस का रवैया, इस तरह की स्थिति में प्रशासन का रवैया, पुलिस इसको समाज सेवी मानकर चलती है। तो जब इस तरह से ईडीआई की 8 अधिकारिक, सीआरपीएफ की जो जवान और सैकड़ों पत्रकार इस तरह की हमले की शिकार हुए हैं, तो हम चारों तरफ किसी जगह पे पुलिस का नाम और निशान नहीं देखा, क्योंकि ये समाज सेवी है शेख शाहजहां। तो बंगाल की स्थिति ऐसा ही है। और अभी भी जिस जगह की ये घटना है, सौरभेड़िया संदेशखाली के इलाका में सुंदरबन की, वहां से 20 किलोमीटर दूर मालूंचो बोल के एक जगह पे सारे पत्रकार अटके हुए हैं। वो आगे 20 किलोमीटर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पे पूरे तरह से एक खुला मैदान है। वहां पे कोई पहुंचे तो जो सुबह हुआ है, लोगों का लाइव व्यू तोड़ा गया है, कैमरा तोड़ा गया है, मोबाइल तोड़ा गया है, लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, तो गाड़ी तोड़ा गया है, 10-12 गाड़ी तोड़ा गया है, मतलब फ्री फॉर ऑल। जी प्रसन्न जी, ये जो एक घंटा तक, एक बात और बता दूं जी, 1 घंटा तक इस आदमी का घर में दरवाजा खटखटाते हुए भी दरवाजा का ताला खोला नहीं गया। और इस 1 घंटे में सारे की सारे एंटी सोशल को जुगाड़ किया गया
और अटैक तब किया गया जब सीआरपीएफ ने ताला तोड़ने की कोशिश किया जी। तो मतलब ये पूरे की पूरे एक साजिश है जी। प्रसन्नजीत, जब इतनी सारी चीजें हर एक व्यक्ति को पता है, उसके बाद क्या वो कारण है जो राज्य सरकार को, स्थानीय प्रशासन को उन लोगों पर कार्रवाई करने से रोक रहा है जिन्होंने इस अराजकता को आज अंजाम दिया है, हमला किया है ईडी की टीम पर, मीडिया पर? देखिए, ये सिंपल बात है, पैसा से सब कुछ होता है। ये जो राशन घोटाला जिसमें मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक अभी जेल में है, इसमें बताया जा रहा है कि जितने हजारों करोड़ रुपया की ये घोटाला है, इस घोटाला पूरे की पूरे तृणमूल कांग्रेस की जो खजाना है उसमें जाके तृणमूल कांग्रेस को देश की सेकंड रिचेस्ट, ये थर्ड रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाया है। तो ये तो क्यों तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से शेख शाहजहां के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यही ज्योतिप्रिया मल्लिक के साथ ये सारे काम में लगे हुए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि जिस तरह के लोगों को इन्होंने शेल्टर देके रखते हैं, ये वो लोग हैं जिसके बारे में तृणमूल की नेताओं ने कहते हैं कि अगर बांग्लादेश से कोई आने के बाद उनको वोटर लिस्ट में नाम उठाने के लिए कोई तकलीफ है तो चले जाइए उनके पास, हमारे नेता है तो वो उठा देंगे, चाहे कोई भी हो। ये वो लोग हैं जो आज ईडी के ऊपर हमला किया है। ये वही लोग हैं जो बताया जा रहा है इस आदमी के खिलाफ पिछले कई सालों से आरोप है बीजेपी की तरफ से कि ये रोहिंग्याओं को वहां पर बसने की जगह देते हैं। ये सुंदरबन की इलाका में कई नेता है जिनके खिलाफ ये आरोप है, जिसमें शाहजहां शेख भी एक है। तो ये वोटर लिस्ट में अगर इनका नाम होता है, ये अगर चुनाव में किसी पार्टी को वोट डालते हैं तो क्या जरूरत है सरकार की तरफ से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की? जी बिल्कुल। तो एक तरीके से स्थानीय राजनीति कहीं ना कहीं एक बड़ा रोड़ा बन रहा है इस प्रकार की अराजकता के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर। शुक्रिया फिलहाल प्रसन्नजीत इस खबर पे हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। और यहाँ मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों विंग के निर्मित एनसीसी कैडेट्स के एक दल ने उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उपराष्ट्रपति ने परेड का भी निरीक्षण किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी ने कई अभियानों में अपनी अहम भूमिका निभाई है।
By your actions and conduct, you all exemplify unity in diversity. NCC ensures your organic growth as ambassadors for national awareness campaigns, fostering integration across cultural, religious, and geographical lines. Your participation with cadets from 25 countries mirrors India's recent G20 leadership, guided by one earth, one family, one future. बुल्गारिया की राष्ट्रीय असेंबली का प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से उनके आवास पर मुलाकात की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। भाजपा अध्यक्ष ने सोलन में रोड शो किया। जेपी नड्डा सोलन में अभिनंदन समारोह में भाग लेने पहुंचे। इसके साथ ही शिमला में अभिनंदन समारोह में भी वो मौजूद रहेंगे। वे भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भी भाग लेंगे, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेपाल दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। विदेश मंत्री ने नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से क्षेत्र से जुड़े 59 पुनर्निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केंद्रीय पुस्तकालय की नई इमारत भी शामिल है। इसे भारत सरकार की अनुदान सहायता से बनाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध है। Under the leadership of Prime Minister Modi, the Government of India is committed to continue redefining its relationship with partners in our neighborhood, especially with Nepal. The Government of India is committed to move forward on the ideals of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, and take the friendly neighboring countries, including Nepal, along with us in our development journey. इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वहां पर रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाया। विदेश मंत्री के नेपाल दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक बिजली समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते के तहत नेपाल अगले 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। पिछले साल 31 मई से 3 जून तक प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बिजली निर्यात पर सहमति बनी थी। जम्मू कश्मीर में शोपिया जिले में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ शोपिया जिले के चोटी गांव इलाके में हो रही है। सेना, सीआरपीएफ और शोपिया पुलिस के जवान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शब्बीर अहमद डार हमारे साथ में मौजूद है। शब्बीर, इस वक्त का अपडेट क्या है इस पूरी मुठभेड़ को लेकर? जी, इस वक्त अपडेट यह है कि अभी जो है इस एनकाउंटर में एक आतंकी की मृत्यु की खबर मिली है। हमारे सूत्रों ने बताया है कि ये जो एनकाउंटर कल आज रात को स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे शोपियान पुलिस और आर्मी और सीआरपीएफ के बलों ने एक गांव, छोटी बल गांव के एरिया को वहां से में लेके वहां जो है छुपे टेररिस्ट्स ने फायरिंग की और जिसपे सेना ने जवाबी कार्रवाई में अभी तक जो है एक टेररिस्ट की मारने की खबर मिली है। बताते चलूँ ये जो कार्रवाई है एक्चुअली 2 दिन से साउथ कश्मीर के कुछ जिलों में चल रही है। कल हमने जो खबर दी थी कि कुलगाम में जो एक गांव में जो मिलिटेंट छुपे थे वो रात के अंधेरे में वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। उन्हीं का जो है फोर्सेस ने पूरा उन पे जो है नजर बनाए रख के जो आज रात को छोटी बल शोपियान के गाँव में उनको पाया गया और जहाँ पे इनकाउंटर स्टार्ट हुआ और आज तक अभी तक जो खबर मिली है एक एलटी के एक लश्कर तैयबा के एक अनआइडेंटिफाइड जो मिलिटेंट की किलिंग की खबर मिली है। अभी जो है
पूरे एरिया को मुहासरे में लिया गया है और तलाशी और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। और ये जो टेररिस्ट है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है अभी होनी बाकी है। तलाशी कार्रवाई जारी है और कुछ ही देर में हमें ये पता चलेगा कि ये जो एलईडी का जो टेररिस्ट है लोकल है या फॉरेन है, और इसकी आइडेंटिटी भी हमारे सामने आएगी। जी शब्बीर, आप ये बता रहे हैं कि एक टेररिस्ट को मार गिराया गया है, लेकिन मुठभेड़ चल रही है और तलाशी अभियान चल रहा है। कितने और आतंकी क्या अभी छुपे हो सकते हैं, इसको लेकर कोई अभी जानकारी और कुछ संभावना कि ये सर्च ऑपरेशन कितना लंबा खिंच सकता है? अभी और कितने लोग वहाँ छुपे हैं उसके बारे में भी पुलिस ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद ये जो ऑपरेशन है लास्ट स्टेज में है। शायद एक टेररिस्ट की जो वहाँ पे मारे जाने की खबर मिली है, शायद ऑपरेशन में एक ही की किलिंग की खबर है, और शायद बाकी जो मिलिटेंट्स हैं वो या भाग गए हैं या शायद वहाँ पे एक ही आतंकी की छुपे होने की खबर थी। शब्बीर, हम देख रहे हैं कि इन बीते कुछ दिनों में दक्षिण कश्मीर में भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से आतंकियों की हरकतें बढ़ती नजर आ रही हैं। किस प्रकार की आतंकियों की रणनीति दिखाई पड़ रही है और सुरक्षा बल इससे निपटने के लिए क्या कुछ अतिरिक्त प्रयास करते दिखाई पड़ रहे हैं? हमने देखा कि यहाँ पे जो है सुरक्षा बल जो है, चाहे वो जो पुलिस हो, आर्मी हो या बाकी सेना के बल हैं, सीआरपीएफ हैं, वो हमेशा चौकसी बरताए हुए रहते हैं। और ये जो टेररिस्ट्स हैं पाकिस्तान के शाह पे, हमेशा उनका यही मंशा होता है कि कश्मीर में हम जो हालात खराब करें। यहाँ पे जो पीस एंड प्रोग्रेस की जो एक प्रोसेस चली है, एक डेवलपमेंट जो है, एक भी विकसित भारत की भी एक यहाँ पे पूरी जो कार्रवाई चल रही है, उन सब कार्रवाई में अमन और तरक्की की जो कार्रवाई चल रही है उन पर रखना डालने के लिए टेररिस्ट हमेशा इस शाह पे रहते हैं कि यहाँ पे माहौल खराब किया जाए। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का हमेशा अपर हैंड रहता है, और जो ही कहीं पर भी कोई भी टेररिस्ट किसी भी आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, हमारे सुरक्षा बल हमेशा इसको नाकारा बनाते हैं। और टेररिस्ट की ये जो मारने की खबर हमें आए दिन मिलती जा रही है। और साउथ कश्मीर में हमने देखा कि हमेशा जो है कुछ सालों से टेररिस्ट एक्टिविटीज ज्यादा रही है, लेकिन हम ये बताएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड है। और बिल्कुल, सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद है और आतंकियों की हर हरकत को नाकाम करने के लिए लगातार जमीन पे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। शुक्रिया शब्बीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 3 जनवरी को 2024 को झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार में 12 ठिकानों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापेमारी की। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत ये छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में हुए अवैध खनन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के यहाँ पर भी छापा मारा था। सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज के डिप्टी कमिश्नर समेत कई करीबियों के यहाँ ईडी ने रेड की। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में कैश, ज्वेलरी, संपत्तियों के पेपर बरामद किए हैं। ये कार्रवाई झारखंड के साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन के एक मामले से संबंधित है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध आय शामिल है। ईडी ने अवैध पत्थर खनन के संबंध में विष्णु यादव, पवित्र यादव, पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ IPC सशस्त्र अधिनियम और JMMC नियम 2004 की विभिन्न धाराओं के तहत SC/ST थाना साहिबगंज में दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की। बाद में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच CBI ने शुरू की है। ईडी की जांच में पता चला है कि साहिबगंज इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का काम किया जा रहा था। अवैध खनन किस पैमाने पर हुआ, इसका पता लगाने के लिए झारखंड के प्रशासनिक वन, खनन, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों के साथ ईडी के अधिकारियों द्वारा साहिबगंज जिले के कई इलाकों में दौरा किया गया। जांच के दौरान 23.26 करोड़ घन फीट से अधिक का अवैध खनन पाया गया, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 1250 करोड़ रुपए से करीब है। ईडी की जांच में ये भी पता चला है कि अवैध खनन गतिविधियों का सरगना पंकज मिश्रा था, जिसे ईडी ने 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है। छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, रिकॉर्ड और 36.99 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। साहिबगंज के DC रामनिवास यादव के कैंप कार्यालय से 7.25 लाख रुपए, इसके अलावा साहिबगंज के DC रामनिवास यादव के आवासीय परिसर से 9 mm बोर के 19 कारतूस, 0.380 mm के 2 कारतूस और 0.45 पिस्टल के 5 खाली खोखे भी बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान 30 बेनामी बैंक खातों का भी पता चला, उन्हें फ्रीज कर दिया गया है।
3 जनवरी 2024 को की गई छापेमारी झारखंड के बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन के खिलाफ जांच के तहत ईडी द्वारा की गई पिछली 51 छापेमारी और 8 गिरफ्तारियों की कड़ी में है। हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय ने INLD के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया है। इसमें दिलबाग सिंह और दूसरे आरोपियों के ठिकानों से 5 करोड़ रुपए कैश, 4 से 5 किलो सोना, हथियार, 300 गोलियां और 100 लीटर से ज़्यादा शराब की बोतलें बरामद की गई है। ये छापेमारी अवैध खनन मामले में की गई थी, जो आज भी जारी है। मामले में ईडी ने हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद मामले में दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है वहीं श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। कोर्ट उस जगह पर हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार सुनिश्चित करे। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने सीलबंद क्षेत्र में वाटर टैंक की सफाई करवाने को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। वकील विष्णु शंकर जैन ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होनी है। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट इससे पहले की सुनवाई की कोई तारीख दे दे तो बेहतर होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इसके लिए ईमेल भेजिए और रजिस्ट्री के सामने मामला रखिए। हम देखेंगे कि मामला कब सुनवाई के लिए लिस्ट किया जा सकता है। गुजराती समुदाय को लेकर दिए गए विवादित बयान पर आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव से कहा है कि वो अपनी ओर से स्पष्टीकरण दाखिल करें कि उनकी मंशा गुजराती समुदाय को आहत करने की नहीं थी। कोर्ट ने सुनवाई 22 जनवरी के लिए टाल दी है। तेजस्वी यादव के गुजराती ही ठग हो सकते हैं बयान के मद्देनजर अहमदाबाद की अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया गया था। तेजस्वी ने इस केस के गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद अब आपको ले चलते हैं रामनगरी अयोध्या की ओर। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या इन दिनों अपनी अलौकिक स्वरूप की छटा दुनिया भर में बिखेर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। और अयोध्या से इस वक्त मेरी सहयोगी रमा त्यागी हमारे साथ में मौजूद हैं। रमा, अगर बात की जाए तो अयोध्या अपने आप में एक अलौकिक तरीके से इस वक्त दिखाई पड़ रही है अपनी तैयारियों को लेकर, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आपके साथ तमाम लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। वो उत्साह क्या है, वो एक अलौकिक छटा क्या है, जरा उसके बारे में विस्तार से बात रखिए।
बिल्कुल अलौकिक है, अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है और जो उत्साह है वो ज़बरदस्त है। श्रद्धा और भक्ति की जो अविरल धारा है वो लगातार यहाँ से बह रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनके उत्साह की भी बात करेंगे। लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन राधे कृष्ण जी से कहना चाहूँगी वो एक बार ज़रा कैमरा पैन करके दिखाएं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है, सजाने के लिए, संवारने के लिए, पलक पावड़े बिछाकर लोग बैठे हैं। वैसे तो श्री राम जो है वो सृष्टि के कण में है, लेकिन जो भावनाएं हैं, भावनाएं श्री राम को भी औपचारिकता में बांध देती है और वही जो है उसी का इंतजार सब कर रहे हैं जब भगवान राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होने वाली है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, किस तरह का उत्साह आपके अंदर, क्या सोच कर आप आए? हम तो ये सोच के आए हैं कि जो एको नास्ति द्वितीयो भविष्य, जो आज तक त्रेता युग में रावण ने बोला था, आज वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कर डाला कि इस कलयुग में जो कभी कोई हिंदू भाई नहीं सोचे हुए थे वह आज हो गया। और हम सबका सपना पूरा हो गया कि आज भगवान इस अयोध्या में आ रहे हैं और वास्तव में हम सभी को यह अनुभूति हो रही है कि भगवान का आज यहाँ पर आगमन होने वाला है। हम सभी आनंद से झूम रहे हैं कि पुनः फिर त्रेता युग आने वाला है। न भूतो न भविष्यते, ना कभी हुआ ना कभी होगा। जिस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात इन्होंने की है। कुछ और लोग हमारे साथ महाराष्ट्र से भी आए हैं। आप बाबा महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ, महाराष्ट्र से। तो कितनी भक्ति भावना, कितना उत्साह, कितनी श्रद्धा की आप यहाँ पर धारा बहती हुई देख रहे हैं? आज पहले से ही देख रहा हूँ। पहले से ही देख रहे हैं। तो भगवान राम के दर्शन करने के लिए कितनी लालसा थी आपके मन में? बहुत लालसा थी। बहुत लालसा थी। बेटा आप भी आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम भी यहीं रहते हैं। किस तरह का उत्साह जो यहाँ पर लोग आने वाले देख रहे हैं और जिस तरह के इंतजाम हो रहे हैं, कितना अच्छा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो तो उनको तो अच्छा लग ही रहा है, वो तो कह ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इन्होंने बात की है कि उन्होंने कहा नहीं, वो करके दिखाया है। वो अपने आप में अभूतपूर्व है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, एक बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोकल हैं वो भी यहाँ पर काफी खुश हैं क्योंकि जिस तरह का विकास यहाँ पर एक क्योंकि भक्ति भावना है, श्रद्धा है, उल्लास है, लेकिन स्पिरिचुअल टूरिज्म उसको एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि आध्यात्म की नगरी है, मानसिक शांति के लिए जानी जाती है। और इस तरह से अगर हम देखें हमारी चरक संहिता में उठाकर तो बहुत सारे ऐसे उपाय मिलते हैं जो कि विश्व में कहीं नहीं है। तो तमाम तरह के ये जो प्रयास है, तमाम तरह के ये जो कदम है, वो अयोध्या को एकदम बदलने वाले हैं। जिसे कहा जाता है अयोध्या का नाम रामराज के लिए जाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अयोध्या विकास से अछूती पड़ी थी। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है, वो उल्लास यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है। वो उल्लास यहाँ पर जो देश भर से लोग आ रहे हैं उनमें दिखाई दे रहा है। आर्येंद्र। रमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर से हर गली चौराहे से जहां से गुजरिए राममय अयोध्या एक नए रूप स्वरूप में दिखाई पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए। तो अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी माहौल राममय हो गया है। लोग अपने अपने अंदाज में प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, मेरठ के ज्वेलर्स प्रभु श्री राम के स्वागत को बेहद खास बनाने के लिए किस विशेष प्रकार के अंदाज में तैयारियों में लगे हुए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश राममय हो गया है। हर ओर प्रभु राम की ही धूम है। एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मंडी स्वर्ण नगरी मेरठ भी राममय हो चुकी है। मेरठ में भी प्रभु श्री राम की आकृति से तमाम चीजें तैयार की जा रही हैं। सोने, चांदी, हीरे के जेवर, राम मंदिर के मॉडल, सोने चांदी के सिक्के, मूर्तियां और गिफ्ट पैक बड़ी मात्रा में बन रहे हैं। मेरठ के सोना कारोबारी का कहना है कि राम मंदिर बनने से प्रभु श्री राम से संबंधित ज्वेलरी और उपहार की डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो हमने राम में ही पूरी दुनिया हुई है, उसके उपलक्ष्य में हमने भी सारी ज्वेलरी अपनी इसी थीम से रिलेटेड बनाई है। राम मंदिर, श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, इन सबको देखते हुए पेंडेंट, नेकलेस सेट सब बनाए और बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स है। पूरे देश में सब लोगों में हर्षोल्लास है। भारत राममय हो चुका है। हम लोग भी अपने ज्वेलरी में इस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारे यहाँ अभी आपने देखा जैसा कि हम लोग राम दरबार के कुछ गिफ्ट आइटम्स बनाए हैं, भगवान श्री राम की मूर्तियाँ बनाई हैं, सिक्कों पर भगवान श्री राम को प्रिंटिंग दिया है और कस्टमाइज भी कर रहे हैं। सिक्कों में हम कुछ भी कस्टमाइज करा सकते हैं, उस पर राम मंदिर है, पीछे अपना कुछ भी लिखवा सकते हैं।
तो वो 10 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के हैं। मूर्ति तो सब रहती ही हैं। मूर्ति 20-25 ग्राम से लेकर 2 किलो तक की मूर्ति रहती हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने से करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था पूरी हो चली है और सभी चाहते हैं कि 22 जनवरी को वह भी किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम को अपने घर लेकर आएं और उपहार स्वरूप भी भेंट में प्रभु श्री राम से संबंधित ही उपहार दें। यहाँ पे मैंने देखा है कि 22 तारीख के उपलक्ष्य में लोग राम जी के आस्था को मतलब बनाए रखने के लिए यहाँ पे काफ़ी सजावट हुई हुई है, बाजार भी काफ़ी सजा हुआ है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि अपने घर को अच्छी तरीके से सजाऊं, अपने दोस्तों को राम जी से संबंधित कोई गिफ्ट दूं। वो 22 तारीख को मैं अच्छी तरीके से बनाना चाहती हूं। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने 22 जनवरी को बाजारों में विभिन्न प्रकार की सजावट और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के साथ भजन कीर्तन के आयोजन का भी निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। इसरो ने फ्यूल सेल फ्लाइट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-58 के कक्षीय प्लेटफॉर्म POM-3 पर 100W श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका उद्देश्य दक्षता के साथ मिशनों को शक्ति प्रदान करना है। ये ईंधन सेल भविष्य में स्पेस हैबिटेट में बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकते हैं। जल्द ही देश के पहले 3 शहर इंदौर, भोपाल और उदयपुर आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड वाले शहर होंगे। भारत ने पहले वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन के लिए मध्य प्रदेश के 2 और राजस्थान के 1 शहर का नाम प्रस्ताव किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की है। उन्होंने इसके लिए राज्यों और शहरों के स्थानीय प्रशासन की सराहना की है। योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्र में सटे हुए आर्द्र भूमि के संरक्षण और उचित उपयोग के साथ स्थानीय आबादी के लिए सामाजिक आर्थिक लाभ को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से संरक्षण से समृद्धि के प्रति पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दिखाता है। और बात विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबर की। विकसित भारत संकल्प यात्रा बिहार के विभिन्न हिस्सों में भी जारी है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सरकारी योजनाओं के बारे में न केवल जानकारियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से नए लोग भी जुड़ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पटना के नौबतपुर प्रखंड की अदवा और दरियापुर पंचायत पहुंचा। इस मौके पर अधिकारियों ने लोगों को नारी सशक्तिकरण के साथ साथ रोजगार से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ गोपालगंज जिले के धोंडवलिया गांव पहुंचा। इस मौके पर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने ड्रोन तकनीक को लेकर किसानों को विशेष जानकारी दी। वहीं प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी पटना के उप निदेशक अजय कुमार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों के साथ संवाद किया। मोदी जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से पूरे जनता को ये संकल्प लेने का अवसर है कि हम एक देश के सक्षम नागरिक बने, और उस सक्षम जब बनेंगे तभी ये विकसित भारत बनेगा। और इसके लिए मोदी सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं चला रही है और उसका लाभ उठा के एक सक्षम नागरिक देश के बन सकते हैं। यही इसका उद्देश्य है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ कैमूर जिले के दुर्गा चौक, रामगढ़ और मोहनिया चौक पहुंचा। इस मौके पर आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना के साथ साथ कई दूसरी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड की ग्राम पंचायत सहारनपुर पहुंचा। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाओं और जीविका दीदियों ने रथ का स्वागत किया। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में LED स्क्रीन के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई।
इस मौके पर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों के कार्ड भी बनाए गए। ये जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। विभिन्न जिलों में रथ पहुंचने के दौरान हमारी मुलाकात अनेक लाभार्थियों से हुई। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। भारत सरकार द्वारा चलाया गया योजना महिलाओं के लिए एक अच्छी है। इसमें ये योजना उज्ज्वला योजना है, नल जल है और आयुष्मान कार्ड का भी लाभ, शौचालय है, आयुष्मान कार्ड का लाभ है और अन्य योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए अति आवश्यक है। पीएम मोदी के तहत विकसित से बहुत सारी योजना है जो कि हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जैसे हो गया ये उजाला, सुकन्या और ये शौचालय, राशन, फिर ये बहुत सारा उनका योजना है जिससे हम लोग को बहुत सारा लाभ है। उस तहत से हम लोग आगे निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के योजना चलाओ शौचालय बा उससे लाभान्वित बानी। हमरा कृषि के जौन 6000 साल में मिलेला 2000 एक साल में 6000 वैसे लाभान्वित बानी। हम KCC के ऋण भी ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से प्राप्त कर बनी सरकार। हमको किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिला है। साल भर में 6000 रुपया और उजाला योजना से ईंधन गैस भी मिला है, आवास भी मिला है और आपको आयुष्मान कार्ड तो नहीं बना है। जो लाभ मिला है मैं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जीविका में जुड़ने से 10 रुपया जमा करने से सब महिला लोग साइन भी सीख गई है और बैंक जाना आना भी सीख गई है। क्या कर्ज 10,000 रुपया 4 रुपये 5 रुपये सैकड़ा लेते थे, यहाँ जीविका में 1 रुपये सैकड़ा मिलते हैं। लाभ वही है। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग न केवल केंद्र सरकार की योजनाओं से परिचित हो रहे हैं बल्कि उसका लाभ भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले तिमाही परिणामों से पहले बैंकिंग, वाहन, ऊर्जा और IT शेयरों की अगुवाई में भारतीय शेयर सूचकांक शुक्रवार को लगातार दूसरे सत्र में बढ़त के साथ खुले, जबकि ताज़ा आंकड़ों में 2024 में अमेरिकी दरों में जल्द कटौती पर संदेह पैदा होने के बाद वैश्विक शेयर बाजार में नरमी रही है। वहीं 1 बजे के लगभग BSE सेंसेक्स 67.27 अंक या लगभग 0.09% की बढ़त के साथ 71,922 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी भी 32 अंकों या फिर 0.15% की तेजी के साथ 21,691 पर कारोबार करता नजर आया। ऋणदाताओं के शुरुआती व्यावसायिक आंकड़ों से पता चला है कि उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी के बीच भारतीय कंपनियां एक और तिमाही में मजबूत प्रदर्शन की राह पर हैं। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां NBFC वित्तीय सेवा क्षेत्र के विकास में अग्रणी हैं। बजाज फाइनेंस और L&T फाइनेंस होल्डिंग्स जैसी कंपनियां खुदरा ऋण में वृद्धि कर रही हैं। वहीं राज्य संचालित ऋणदाताओं में भी अपनी ऋण पुस्तिकाओं में वृद्धि दर्ज की है। बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फेडरल बैंक और RBL बैंक जैसे मध्यम आकार के ऋणदाताओं ने 18% से अधिक की ऋण वृद्धि दिखाई है, जबकि बजाज फाइनेंस ने कहा है कि प्रबंधन के तहत उसकी संपत्ति दिसंबर के अंत में साल दर साल पर 35% बढ़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि ऋण वृद्धि बढ़ रही है क्योंकि बड़े विनिर्माण को छोड़कर सभी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कार्यशील पूंजी उद्देश्यों के लिए एक अधिक होगी।
तो भारत के लिए ऋण वृद्धि तीसरी तिमाही में मजबूत संकेत देती नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आशावाद का संकेत देने वाले एक कदम में किस प्रकार से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के विकास पूर्वानुमान में वृद्धि की घोषणा करने के लिए तैयार है, जो मार्च में समाप्त होता है। संशोधित अनुमान लगभग 7% होने का है, जो पिछले सरकारी अनुमानों से अधिक है। यह विकास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले महीने अपनी विकास उम्मीदों को उसी आंकड़े पर समायोजित करने के बाद आता है, जो पहले के 6.5% से ऊपर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में राज्य निवेश को बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता खर्च में कमी के कारण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इस रणनीति से न केवल अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलने की उम्मीद है, बल्कि मई से पहले होने वाले आगामी राष्ट्रीय चुनाव में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को भी संभावित रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। वहीं S&P ग्लोबल रेटिंग्स का अनुमान है कि भारत अगले 3 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा। पूर्वानुमान के अनुसार ये 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जबकि S&P चालू वित्त वर्ष के लिए 6.4% की वृद्धि दर का अनुमान लगाता है। ये वित्त वर्ष 2027 तक 7% तक तेजी की उम्मीद भी दर्शाता है। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। सोमालिया के तट से एक जहाज को अपहरण कर लिया गया है। अपहृत जहाज के क्रू सदस्यों में 15 भारतीय नागरिक शामिल है। भारतीय नौसेना स्थिति पर नजर रखे हुए खबर के अनुसार अपहृत जहाज का नाम MV लीला नॉरफोक्स है और इस पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। नौसेना ने अगवा जहाज की निगरानी के लिए अपने एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। अगवा जहाज के क्रू से कम्युनिकेशन भी स्थापित कर लिया गया है। भारतीय नौसेना ने बयान जारी कर बताया कि घटना गुरुवार शाम की है, जब लाइबेरिया का झंडा लगा जहाज अरब सागर से गुजर रहा था। जहाज ने UKMTO पोर्टल पर एक संदेश भेजा कि करीब 5-6 हथियारबंद अज्ञात लोग जहाज पर चढ़ गए हैं और जहाज को अगवा करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने अपने विध्वंसक INS चेन्नई को रवाना किया। INS चेन्नई मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ही अरब सागर में तैनात है। साथ ही शुक्रवार सुबह नौसेना के एयरक्राफ्ट्स ने भी अगवा जहाज के ऊपर से उड़ान भरी। नौसेना ने जहाज से संपर्क साधा और क्रू सदस्यों से सुरक्षा का हाल जाना। नौसेना क्षेत्र में मौजूद अन्य सहयोगी देशों और एजेंसियों के साथ हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। उल्लेखनीय है कि सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी एक तरफ हिंद महासागर और दूसरी तरफ अदन की खाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट भी सोमालिया के नज़दीक से गुजरता है। यही वजह है कि सोमालिया के नज़दीक समुद्री लुटेरों का खतरा ज़्यादा रहता है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि इस जहाज को समुद्री लुटेरों ने कब्जाया है या फिर किसी अन्य संगठन ने। गौरतलब है कि इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से लाल सागर और अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पर हमले शुरू हो गए हैं। खासकर लाल सागर में ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। बीते करीब 1 महीने में हूती विद्रोही करीब 25 बार व्यापारिक जहाज़ों पर हमले कर चुके हैं। दरअसल फ़लस्तीन के समर्थन में हूती विद्रोही इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही समुद्री लुटेरों का खतरा बना हुआ है। बीते दिनों भी अरब सागर में एक व्यावसायिक जहाज़ को अगवा किया गया था। इसके बाद अमेरिका, भारत समेत कई देशों की नौसेना अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट की सुरक्षा कर रही है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर और लाल सागर में अपने 5 युद्धक जहाज भी तैनात कर दिए हैं। और इस बारे में नौसेना ने एक ट्वीट भी किया है और इस प्रकार की जानकारी भी उन्होंने साझा की है। और बात कैबिनेट के फैसलों की। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को मंजूरी दी है। वर्ष 2021 से 2026 तक योजना के कार्यान्वयन के लिए 4,797 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना में 5 चल रही उप योजनाएं भी शामिल हैं। वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं ACROSS भी है। महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी OSMART भी है।
ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान पेसर भी है। भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान SAGE इसमें शामिल है और अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच यानी रीच आउट भी इसमें शामिल किया गया है। व्यापक पृथ्वी योजना के प्रमुख उद्देश्य ये है कि पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी के दीर्घकालिक अवलोकनों का संवर्धन और रखरखाव करना, मौसम, महासागर और जलवायु खतरों को समझने और भविष्यवाणी करने और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग सिस्टम का विकास करना, नई घटनाओं और संसाधनों की खोज की दिशा में पृथ्वी के ध्रुवीय और उच्च समुद्री क्षेत्रों की खोज करना, सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्री संसाधनों की खोज और टिकाऊ दोहन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से प्राप्त ज्ञान और अंतर्दृष्टि का सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ के लिए सेवाओं में अनुवाद करना। और कैबिनेट के और भी महत्वपूर्ण फैसले हैं। कैबिनेट ने अयोध्या में बने हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दी है और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि अयोध्या की आर्थिक क्षमता और वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में इसके महत्व को समझने, विदेशी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए दरवाजे खोलने के लिए अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देना सर्वोपरि है। हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देता है। ऋषि ने महाकाव्य रामायण की रचना की, जिससे हवाई अड्डे की पहचान में एक सांस्कृतिक स्पर्श जुड़ गया है। अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों के साथ अयोध्या रणनीतिक रूप से एक प्रमुख आर्थिक केंद्र और तीर्थ स्थल बनने की स्थिति में है। सरकार का ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को और व्यवसायों को आकर्षित करने की हवाई अड्डे की क्षमता, शहर की ऐतिहासिक प्रमुखता के अनुरूप है। तो इस खबर के साथ फिलहाल मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।